नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या 96 घंटे बाद दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीति में कोई बहुत बड़ा उथल-पुथल आने वाला है? 96 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी रहेगी या जाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? कैसे खड़ा हुआ है? और इस सवाल के क्या मायने हैं? यही समझने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, एकदम स्पष्ट भाषा में बताइए, ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और कुछ वेबसाइटों में खबरें छपी है कि 96 घंटे बाद कोई बड़ा खेला हो सकता है और यह खेला पटना में नहीं, दिल्ली में हो सकता है। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, सच बात यह है कि जब से 4 जून को नतीजे आए हैं 2024 को, भाजपा 240 पे थी और भाजपा बहुमत पाई एनडीए की वजह से। एनडीए में एक शख्स ऐसा था जो कि जनवरी 2024 तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। कौन था वो शख्स? सब जानते हैं, नीतीश कुमार। हम्म, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, घूम-घूम सारे दलों को जोड़ा और खुद जो अगुवा जो थे, जो कहते हैं ना कि जो लीडर था, वो लीडर ही जनवरी के अंतिम हफ्ते में छोड़ के इंडिया गठबंधन एनडीए में शामिल हो गया। तो उसके पीछे की योजना लोग समझ नहीं पाए। मुझे क्या लग रहा है कि 240 पे भाजपा सिमट गई। अब उसको बहुमत के लिए नीतीश का साथ बहुत जरूरी है और चंद्रबाबू नायडू का बहुत जरूरी है। दोनों की मिला के करीबन 26-27 सीटें हो जाती हैं। हम्म, उन दोनों में से कोई एक चला जाता है तो मोदी सरकार खतरे में है। फिर खबरें क्यों चल रही हैं? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे स्पष्ट से कारण ये है कि नीतीश पूर्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और 96 घंटे बाद क्या होने वाला है? दरअसल इस वक्त पूरे देश की निगाहें हरियाणा के चुनाव नतीजों पर है। हरियाणा में अगर कांग्रेस अच्छी जीत हासिल करती है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी भाजपा के बाहर तो बाद में, भाजपा के अंदर बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसी नरेंद्र मोदी जो भी भाजपा का थिंक टैंक है, उसने इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं कराया कि 2 राज्यों में हार होगी तो ज्यादा दबाव पड़ेगा। इसलिए हरियाणा का चुनाव पहले करा लिया, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ था। जी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो अलग कर दिया गया। हरियाणा हरियाणा को अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र के चुनाव की डेट नहीं हो सकती गई है और जो खबरें आ रही है वो अच्छी खबरें नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस कंडीशन में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। किसी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने शायद मीडिया से कह दिया एबीपी न्यूज से बातचीत में कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम्म, दरअसल उस बयान के पीछे अगर जाइए हम्म, तो नीतीश जी शायद इंडिया गठबंधन इसलिए बनाए थे। जून 2023 में जब उन्होंने उसकी पहली जुलाई में मीटिंग हुई थी, तो उसके पीछे भूमिका यही थी कि वो शायद इंडिया गठबंधन का चेहरा बनना चाहते थे जी। और कांग्रेस उनके नाम पर तैयार नहीं हुई। हम्म, लोग कहते हैं लालू जी भी तैयार नहीं हुए। हम्म, देखिए जो चर्चा है कि लालू जी कहे कि अरे नीतीश हमसे जूनियर रहा है और ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, जो लोग कहते हैं। अब ये सब बातें थी और इस वजह से नीतीश जी अलग हो गए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश कुमार के साथ तो कुछ भी संभव है। सब जानते हैं कि चाचा का मूड कब बदल जाए। अब 2-3 चीजों पे ध्यान देना होगा। क्यों अफवाह फैल रही है? आज से 3 दिन पहले अचानक चिराग पासवान चले जाते हैं नीतीश कुमार के घर। जी। फिर 2 दिन बाद पटना में एक बयान दे देते हैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में कि एससी एसटी के हितों का जहां पे भी से कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर समझौता करने की बात होगी तो इससे एससी एसटी का नुकसान
ये अगर सरकार में होता दिखेगा तो मैं 1 मिनट के अंदर मंत्री पद त्याग दे दूंगा। जी। और उन्होंने अपने पिताजी का भी उदाहरण दिया। हुँ, तो क्या अब आप देखिए ये सब कयासों का दौर है। चिराग नीतीश से मिलते हैं, उसके बाद चिराग आके ये जो है बयान दे हुँ, देते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। हुँ, तो चिराग बताएं ना कि मोदी सरकार में एससी एसटी के या ओबीसी के आरक्षण को कुछ खतरा है। अगर ऐसा नहीं है तो सफाई क्यों देने गए? क्यों सफाई देने गए कि जिस दिन भी एससी एसटी का और संविधान खतरे में दिखेगा तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा संविधान बचाने के लिए। तो आप कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं। उसके बाद खबरें आई कि नीतीश कुमार खुश नहीं है। उनकी पार्टी के एक नेता बयान दे देते हैं हुँ, हैं हुँ, एक नए नव नियुक्त जेडीयू के महासचिव। उसके बाद खबर आती है कि तेजस्वी यादव जो है वो चले गए हैं दुबई। वो नए वाले महासचिव भी जेडीयू के दुबई गए हैं। हुँ, और इधर बीच क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष राष्ट्रीय नहीं चुन पा रही है। और हुँ, नितिन गडकरी बता रहे हैं मंचों पे आके कि वो जो है हमको तो विपक्ष प्रधानमंत्री बनाने को तैयार था, लेकिन हम जो है नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और पार्टी के प्रति मेरी वफादारी, इसलिए मैं विपक्ष के साथ नहीं गया। हुँ, किसी ने नितिन गडकरी से पूछा नहीं था। दूसरी बात खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ भी नाराज चल रहे हैं, उनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है। हुँ, तो आप समझिए कि जनता समझे कि 96 घंटे बाद क्या होने वाला है। आज 3 तारीख है। हुँ, 4 और 5 को हरियाणा में चुनाव है। 6 और हुँ, 7 और 8 तारीख को नतीजे नतीजे आएंगे हरियाणा के। 96 घंटे बाद क्या होगा? हरियाणा चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे। अच्छा। और नतीजे आएंगे, मोदी जी कमजोर होंगे हरियाणा में। भाई नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं बिहार में। हुँ, और भाजपा अगर हरियाणा हार जाएगी, उत्तर प्रदेश में तो अभी लोकसभा में बुरी तरह से हारी है। हुँ, हरियाणा में विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के वोटों में सिर्फ 1.5 लाख वोटों का अंतर था। हुँ, 5 सीटें 10 में से 5 कांग्रेस को गई थी, 5 भाजपा को गई थी। हुँ, ये 25 मई को मतदान हुआ, 4 जून को नतीजे आए। हुँ, 46 विधानसभा सीटों में अगर लोकसभा की में सीटों के जो आंकड़े थे उसको कैलकुलेट किया जाए तो 46 सीटों में कांग्रेस लीड कर रही थी, 44 में भाजपा। यानी कांटे का मुकाबला था। लेकिन 4 जून से लेकर 5 अक्टूबर तक ऐसा क्या बदला? ऐसा क्या बदला कि लोग कह रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम मतलब जो जमीनी पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है। और उसके बाद कल क्या होता है? कल योगेंद्र यादव हुँ, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंच पे आकर हुँ, हरियाणा में एक बहुत अहिरवार करके एक पूरी बेल्ट मानी जाती है, जो अहिरों की बेल्ट है अहिरवार। हुँ, और हरियाणा में 10 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे हार और जीत का फैसला अहिर यानी यादव बिरादरी करती है। अच्छा। 2014 से हरियाणा की यादव और अहिर पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। हुँ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बड़ा 2014 मुकाबले विधानसभा चुनाव में कम था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 47 सीटें जीती थी और 2019 में घट के वो 40 पे आ गए थे। लेकिन ये जो अहिरों का जो बेल्ट है, हरियाणा की वो जो 10 सीटें हैं, इसमें से 8 सीटें भाजपा के पास थी। अब वहां पे कल योगेंद्र यादव कांग्रेस के मन से बोल देते हैं, मंगेश यादव के एनकाउंटर का जिक्र कर देते हैं हुँ, कि वोट डालने के पहले आप जरा मंगेश यादव एनकाउंटर के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से बीजेपी के राज में जाटों के साथ अन्याय हुआ है, उसी तरह से यूपी में यादवों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए वोट डालने के पहले इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप वोट डालिएगा। और इसका इम्पैक्ट अगर हो गया हरियाणा में
तो कहीं हम्म मंगेश यादव एनकाउंटर की वजह से हरियाणा का यादव जो यूपी और बिहार के यादव से अलग है, वो एक हम्म तरफा भाजपा के पक्ष में लगातार 2014 से वोट कर रहा है। जी और इस यादव के गढ़ में हरियाणा में 10 में से 8 सीटें जीती थी भाजपा ने, 8 में से आधी हो जाती है। तो बाकी जगह जाट तो ऐसे नाराज है, किसान तो अलग ही नाराज है, छात्र अलग नाराज है, युवा अग्निवीर को चलते। तो अभी जो समीकरण है, तमाम आप यूट्यूब चैनल पे बयान देखिए, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हरियाणा की गली गली घूम रहे हैं, ताऊ लोग सब आदमी बोल रहा है कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की हवा है। हम नतीजों की बात अभी नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस की जगह अगर समाजवादी पार्टी लड़ रही होती या कोई दूसरी पार्टी लड़ रही होती तो हम भरोसा कर हम्म सकते थे। कांग्रेस के साथ परेशानी क्या है कि ये चुनाव जीतते नहीं उसके पहले हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा नहीं तो आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी बन पाते। हम्म मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 लोकसभा सीट में एक सीट नहीं जीत पाई। हम्म गुजरात में 26 में से 25 सीटें भाजपा जीती, एक सीट जीत पाए। हम्म छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था, झारखंड में भी यही हाल था। तो जहां जहां कांग्रेस लड़ी, जिस तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई विधानसभा चुनाव में, हाँ वहां 8 सीटें, 16 में से 8 सीटें भाजपा जीत गई, कांग्रेस को सिर्फ 8 मिली। कर्नाटक में बम्पर बहुमत से सरकार बनाई थी अभी मई 2023 में, हम्म वहां वहां 28 में से 15-16 भाजपा जीत गई। जीत गई इसलिए मैं, लेकिन जो माहौल दिख रहा है अगर ये वोट में तब्दील हो गया तो इसका मतलब मोदी जी की लोकप्रियता नीचे, और आरएसएस भी हम्म असहज है मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी के प्रिय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, अपने भाव पे खड़ी हो गई। हम्म आप सोचिए, जेपी भाजपा का एक नियम है कि एक व्यक्ति एक पद। हम्म जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन शपथ ले लिए, हम्म और अब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का नहीं चुना गया फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 96 घंटे बाद सिर्फ हरियाणा के नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि अब देखिए चूंकि 240 सीटें हैं, हम्म बहुमत के लिए 32 सीटें और चाहिए। इसलिए मोदी सरकार को हम, आप कभी भी, अब विपक्ष भी 235 सीटों पर तो खड़ा है, हम्म इंडिया गठबंधन। कुछ छोटे दल ने ऑलरेडी घोषणा कर ली है, तुम्हारी 240 250। हम्म अब नीतीश चले जाते हैं 263, हम्म चिराग पासवान चले जाते हैं तो 5 और जोड़ लीजिए। बस 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 हाँ, और फिर हो तो सकता खेल है हो कांग्रेस जाएगा ने डील कर लिया कि चलिए नीतीश जी हम प्रधानमंत्री आपको बना देते हैं। हम्म तो अच्छा, अगर नीतीश को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ओबीसी बिरादरी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, हम्म तो देश की राजनीति बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। हम दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ हम कयासों पे बात कर रहे हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जी कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मैं दर्शकों से झूठ बोल दूं। हम्म ये जो बंद दरवाजों के पीछे जो सुबगाहट हो रही है, जिसके बारे में हम्म सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, हम्म और जिसकी हकीकत यही है कि अगर भाजपा हरियाणा में 30-35 सीटें पा जाती है, जैसे हम्म अभी 40 है, हम्म तो शायद मोदी जी की कुर्सी भी बच जाए। हम्म नीतीश जी सोचे यार चलो यार ठीक है, 10 साल सरकार रही, इतनी एनडीए, तो क्या है क्या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है।
भारतीय राजनीति के लिए 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा है। याद कीजिए जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पूरा यूपी में माहौल ऐसा राममय हो गया था कि लोग तो कह रहे थे, कई लोगों ने में 80 विपक्ष की मतलब सफाया की बात करती थी। योगी जी हर मन से कहते थे 80 में 80। और उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में फैसला दे दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी इलेक्ट्रल बॉन्ड को बता दिया कि रद्द किया अवैध है जाए। और जिसने जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितना पैसा दिया सब सार्वजनिक कीजिए। पूरा घटनाक्रम देखिए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि चूंकि इतना डाटा है इसको ओपन करने में हमको जून तक का समय मांगा। वो चाह रहा था कि चुनाव के बाद हम डाटा पब्लिश करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 22 मार्च तक कीजिए। और जब डाटा आया तो पता चला इलेक्ट्रल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और कई दागी कंपनियों ने जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े और वो सब चीजें जनता जानती है। तो कहा यूपी में भाजपा 80 में 80 जीत रही थी। भाजपा 80 से घट के 36 पे आ गई और नरेंद्र मोदी जी पहली बार, अब तक नरेंद्र मोदी क्या था, नरेंद्र मोदी भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीती, 2019 में 303। इसलिए हम इन खबरों को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते हैं राज कपूर जी। अब कल ही का किस्सा देख लीजिए। अशोक तंवर जी 2019 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा चले गए। सुबह 12 बजे तक हरियाणा में भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हैं और 1 घंटे बाद जाके राहुल गांधी के मंच पे कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार को लेके जो कयास लग रहे हैं, इन कयासों को अब आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा में भी उनकी लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं और गठबंधन के साथी भी विपक्ष से अच्छी डील मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बस यही लबोलबाद है। 96 घंटे बाद जिस अंदेशे का आप सुगबुगाहट की आशंका जता रहे हैं, वो तो आपने जताई और वो तो दर्शक देखेंगे भी और सोशल मीडिया पर खबरें चल भी रही है। लेकिन इन खबरों को बल एक तो मिला है जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के बयान से, और मैं एक इंफॉर्मेशन जोड़ देता हूं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव प्रस्तावित है और झारखंड में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व नहीं है। चूंकि झारखंड बिहार से सटा है, बिहार से ही बना है, तो उनकी उपस्थिति वहां जरूर है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस बार इतनी मजबूती से वहां चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों इतना दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2 ऐसे बड़े बीजेपी नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया है। एक तो सरयू राय, वो रघुवर दास को हरा चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं रघुवर दास को। बड़ी सटीक जानकारी दी आपने। हाँ, बड़ी सटीक जानकारी हाँ, दी। रघुवर इंडिपेंडेंट दास वोट को, से हरा दिया था। हाँ, रघुवर दास को हराने वाले कैंडिडेट को नीतीश कुमार ने अपने पाले में शामिल कर लिया। और एक और नेता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, उसने शिबू सोरेन को हराया था। तो 2 मुख्यमंत्रियों को हराने वाले भाजपाई नेता को नीतीश कुमार ने अपने पाले में शामिल कर लिया है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि नीतीश कुमार किस तरह से मोदी पर दबाव बना रहे हैं और क्या इसका भी असर या इसका भी प्रभाव 96 घंटे बाद हो सकता है क्या? देखिए, अभी तक तो मैं जानता था कि चिराग पासवान कहते थे कि वो मोदी जी के हनुमान है। हाँ, तो क्या हनुमान जी की निष्ठा बदल गई है क्या? हाँ, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। और हो सकता है नीतीश जी ने बोला कि तुम मजबूती से लड़ो, हाँ,
हम तुमको गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद दे देंगे, हम दिल्ली चले जा रहे हैं, तुम बिहार संभालो। देखिए, और चिराग को मुख्यमंत्री पद देने के पीछे फिलहाल 1 साल बाद चुनाव है, तो तेजस्वी भी आगे आ जाएंगे, हाँ चिराग मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। सच्चाई ये है कि चिराग पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं और दलित वोट पे पूरा कब्जा ना जेडीयू का है, ना आरजेडी का है, ना बीजेपी का है। जिसके साथ चिराग पासवान रहते हैं वो लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करता है। जी। तो आप समझिए, एक ही बार चिराग पासवान बहुत सफल नहीं हुए जब जेडीयू और जनता और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े थे 2015 में। तो पिछली बार चिराग अलग लड़े, एनडीए से अलग हट के लड़ गए। नतीजा क्या हुआ कि जेडीयू जो 70-75 सीटें पाती थी, घट के 42 पे आ गई। तो राजनीति में कौन मित्र कब दुश्मन बन जाए, कौन दुश्मन कब मित्र बन जाए। और बिहार तो भाई नीतीश जी और को एक समझ चीज, करना। हाँ एक चीज और भी मैं आपसे साझा कर दूं। कुछ लोगों से फोन पर बातचीत होती है या ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जहां की चिराग पासवान से जुड़ी चीजें अपडेट होती है, खबरें आती है। वहां तो सुनने में ये भी आ रहा है कि चिराग पासवान के पिता के साथ जो हुआ था कोरोना काल में, चिराग पासवान उस दर्द को भूले नहीं है। नहीं, ये तो जिस तरह से उनके पिता का दिल्ली में मकान खाली कराया गया वो बड़ा पीड़ादायक था भाई। तो वो देखिए, अब कह रहे हैं कि मोदी, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मोदी के पास वो मैजिक नहीं रहा। मोदी मैजिक नहीं रहा। और हमको तो ये उम्मीद थी कि जब भाजपा 240 सीटें पाएगी तो नरेंद्र मोदी अगर उस वक्त बोलते कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, भाजपा या एनडीए में किसी और को प्रधानमंत्री बना देते, तो मोदी की बड़ी अच्छी इमेज हो जाती। अच्छा। छोड़ देते, खुद ही छोड़ देते, जून में शपथ न लेते। और अभी भी अगर वो कहते कि मैं उम्र मेरी हो गई है, 74 साल की उम्र हो गई है, अब भाजपा में या एनडीए में से किसी और पार्टनर को प्रधानमंत्री बनाया जाए, हो सकता है मोदी जी की बात हुई हो नीतीश कुमार से कि आप ही आइए प्रधानमंत्री। अब मोदी जी कह देंगे फिलहाल भाजपा में इतना कंट्रोल तो है ही है, तो क्या है क्या नहीं पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जब तक, क्योंकि ये 240 सीटों वाली भाजपा है, अब या तो भाजपा किसी दूसरे छोटे दलों में तोड़फोड़ करके अपने सांसदों की संख्या 250-260 तक पहुंचा देती है। जिसपे भी काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ जिसपे काम हो रहा है। चिराग पासवान के पार्टी के साथ ऐसे होने की सुगबुगाहट आई थी। कई ऐसी पार्टियां उनके टारगेट पे हैं, तो हर आदमी अपने आप को मजबूत करने में लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन आपका नहीं होता है ना। 10 साल से मोदी जी का मैजिक चल रहा है, मोदी जी का मैजिक ढलान पर है। खैर इंतजार करते हैं 8 अक्टूबर का। अंत में ही कहूंगा, आपने एकदम चीजें इस तरीके से समझा दी कि 96 घंटे बाद क्या होने वाला है। आपने आशंका व्यक्त की और ये बताया कि संभावित क्या हो सकते हैं, ये हरियाणा चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। साथ ही आपने झारखंड और महाराष्ट्र के होने वाले चुनाव के पहले जो झारखंड में हो रहे हैं गुणागणित, उस पर भी प्रकाश डाला। लेकिन इतना आपने जाते जाते स्पष्ट कर दिया कि ये 240 सीटों वाली बीजेपी की जो सरकार है, वो हर दिन हर रात जब सोते हैं जागते हैं तो यही लगता है कि अच्छा, बिहार में ऐसा होता रहा है कि नीतीश कुमार रात में किसी और पार्टी के साथ सरकार बना के सोए हैं और सुबह उठते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वो मुख्यमंत्री बदल देते हैं। और इस बार नीतीश कुमार इतने पावरफुल हैं कि हो सकता है कि उनके सपने में कुछ आए और सुबह कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो पटना नहीं दिल्ली की सरकार बदल जाए। फिलहाल हम इसी आशंकाओं के साथ दर्शकों को छोड़े जाते हैं। आपके लिए इस तरह की खबरें हम रोज लेकर आते रहेंगे। काफी रिसर्च के साथ और तैयारी के साथ हम आपके लिए खबरों को लाते हैं। आप हमारे चैनल को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और जितना अधिक से अधिक हो सके
सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।